हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको और आपके समस्त परिवार को जीविका केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल में से जुड़े हुए हैं, आपको श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि अनसॉल्व सीरीज पेपर को सॉल्व करते हैं और इस पेपर की सीरीज में हम लोग तीन सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं चौथे सेट के लिए। 2022 के सेट नंबर 4 के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि सेट नंबर 4 है और जी के कोड है। सेट नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हैं कि चैनल्स में हम लोग इसी चीज की तैयारी करते हैं। तो और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से आते हैं। अभी हमारा सप्ताह में या 10 दिन में एक वीडियो आ पाता है। समय लगता है अनसॉल्व पेपर को सॉल्यूशन बनाने में, सारी चीजों में हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज एक लाइक, शेयर और कमेंट्स तो बनता है ना, तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हम लोग बिना किसी विलंब के, ना कोई देरी करते हुए तुरंत अपने टॉपिक पर आते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन सेट नंबर 4 जीके का पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ए, वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम लोग फर्स्ट के बी पर चलते हैं। फर्स्ट के बी में क्या कहा गया है कि which of the following 0.1 m aqueous solution has minimum freezing point? Which of the following 0.1 m aqueous solution has minimum freezing point? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, पोटेशियम सल्फेट और ग्लूकोज। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। फर्स्ट के सी की बात करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट विल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या रेट कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इंक्रीज होगा। फर्स्ट के डी की बात करते हैं। फर्स्ट के डी में कहा गया है which of the following is monosaccharides? which of the following is monosaccharide? तो इसमें चौथ लैक्टोज है, स्टार्च है। लैक्टोज और माल्टोज तो डाइसैकेराइड होते हैं, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है एंड फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। तो 1 के डी का फोर्थ है फ्रक्टोज। वन के ई की बात करते हैं कि which of the following compounds is obtained when acetic acid is heated with P2O5? तो 1 के ई की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर हम हीट करेंगे P2O5 की प्रेजेंस में तो एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड हो जाता है। 1 के एफ की बात करें तो conversion of amide into amine is done by which of the following reaction? Halfman bromamide reaction। हाफमैन ब्रोमेमाइड, इसका साफ सेकंड ऑप्शन सही है, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, नहीं राइट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है भैया कि देखो, और इससे पहले एक बार फिर से कहूंगा दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का टाइम है, दिवाली का त्योहार है। आप पटाखे भी फोड़ेंगे लेकिन पटाखे बहुत आराम से फोड़िएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना होने पाए, ठीक है। सेकंड का जो ए पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। और सेकंड का बी पार्ट की बात करते हैं। सेकंड के बी में कहा डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड राइट्स इट्स लिमिटेशन। तो राउल्ट्स लॉ को हमें डिफाइन करना है और इसकी लिमिटेशन को बताना है, राइट। तो
राउल्ट्स लॉ के बारे में हमको बताना है। राउल्ट्स लॉ, according to this law, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा गया इसमें? द रिलेटिव lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of, is equal to mole fraction of solute, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमारा एक छोटा सा लॉ बनता है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है किसी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल, ये बनता है इफ फॉर ए dilute solution, if dilute solution then n plus n is equal to n, तो P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। यानी अगर डायलूट सोल्यूशन दिया गया तो वहां पर हम n प्लस एन कैपिटल की जगह पर स्मॉल एन कैपिटल एन लिखेंगे। हेंस हम जानते हैं क्या, स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम राउल्ट्स लॉ के लिमिटेशन की। लिमिटेशंस नंबर 1, it is applicable only, it is applicable only dilute solution, यानी राउल्ट्स लॉ केवल और केवल डाइल्यूट सोल्यूशन पर ही वर्क करता है, कंसंट्रेट पर कोई वर्क नहीं करता। सेकेंड है इट्स एप्लीकेबल only, it's applicable only to solution containing non-volatile solute, यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ही सॉल्यूशन पर का वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करता। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 3 की बात करें, it is not applicable to solute, it is not applicable to solute which dissociate or associate solution,
यानी सॉल्यूशन में एसोसिएट और डिसोसिएट होने वाले सॉल्यूशन पर ये वर्क नहीं करता। तो ये था हमारा सेकंड का भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अब हम लोग, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सॉरी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सेकंड का सी क्या कहता है कि एक्सप्लेन कोलराउस लॉ, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। कोलराउस लॉ को एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, the equivalent conductivity of the equivalent conductivity of the equivalent conductivity of an electrolyte and the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of two values, is the sum of two values, one depending upon the cation and the other upon the anion. Inverted comma close. The equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of two values, one depending upon the cation and the other upon the anions पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इन्फिनाइट इलेक्ट्रोलाइट, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जो होती है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किसकी, लैम्डा इन्फिनाइट कैटायंस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट एनायंस के टोटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो लैम्डा इन्फिनाइट NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बन जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट कैटायंस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट एनायंस। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो सपोज दैट हमने ले लिया लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH, ये एक वीक एसिड होता है, तो लैम्डा इन्फिनाइट हाइड्रोजन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH, ये हमारा कोलराउस लॉ हो जाता है। अब इसी में एप्लीकेशंस पूछी गई हैं तो इसके हेडिंग डाल देंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में नंबर 1 पर लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट dilution, at infinite dilution for weak electrolyte, for weak इलेक्ट्रोलाइट। नंबर सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए
कोलराउस लॉ का यूज किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से सेकंड का बी भी कंप्लीट, सेकंड का सी भी कंप्लीट हो जाता है और हम चलने वाले हैं सेकंड के डी पर। तो सेकंड का जो डी है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा देंगे। थर्ड के ए पर चलते हैं। थर्ड का ए जो है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसे भी कैंसिल आउट करेंगे। थर्ड के बी को हम लोग करने वाले हैं। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो थर्ड का बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी की बात करते हैं। इसमें आईयूपीएसी राइट करना है, जिसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है K3 CrC2O4 का होल थ्राइस, ये पहला दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करने के लिए आईपी चार्ट लेते हैं। आईपी हमारा पोटेशियम है, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पार्ट होता है। लिगेंड की बात करें तो ऑक्सिलेट है, तो ये कितना है 3 है, तो ट्राई ऑक्सिलेट हो जाएगा और ट्राई ऑक्सिलेटो। और सेंट्रल मेटल की बात करें तो क्रोमियम है, बट ये निगेटिव चार्ज पर होता है, तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। और ओएन की बात करें तो ओएन इसकी थर्ड आएगी। पूरा आईयूपीएसी नाम जो है, जो आईयूपीएसी नाम हो वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड, ये हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट ये दिया गया है CO NH3 का होल 5 CO3 Cl। तो इसमें बात करें तो आईपी जो है हमारा वो क्लोराइड है। लिगेंड की बात करें तो 2 है, तो ये वाला होगा पेंटा एमाइन कार्बोनेटो। सीएम की बात करें तो कोबाल्ट, और ओएन की बात करें तो 3 आएगी। पूरा आईयूपीएसी नाम जो बनेगा वो होगा पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड, ये बनेगा। थर्ड के सी की बात करते हैं। सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड की सी की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड आर द, हेडिंग डाल दो, न्यूक्लिक एसिड क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड आर द large, nucleic acid are the large long chain polymer of large long chain polymer of the long chain polymer of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड एक बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन दे दी कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द लार्ज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक लॉन्ग चेन के साथ बनने वाले पॉलीमर हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, यानी हजारों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। ये हमारे एग्जाम्पल बनते कैसे, अगर हम बात करें बनने की, तो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस,
आपस में मिलेंगे तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड H3PO4 जोड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के थाउजेंड्स यानी हजारों मॉलिक्यूल्स जुड़े तो बनेगा क्या? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो चेन जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है डीएनए। ऐसा होता है, आप जानते हैं, इस तरीके से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड का बी और थर्ड का सी क्लियर कर लिया है। थर्ड के डी की बात करें तो थर्ड का जो डी है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपने कॉपी किया होगा तो हम इसको साफ कर देते हैं। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ए की। क्वेश्चन नंबर 4 के ए की बात करते हैं। कहा गया राइट नेट्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ईएमएफ पहले तो एक नेट्स इक्वेशन लिखते हैं। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये हो जाएगा। या फिर यहां पर जो सेल हमारा दिया हुआ है वो हो जाएगा Mg डबल प्लस अपॉन Cu डबल प्लस, ये हमारा सेल है। ये हो जाती है नेट्स इक्वेशन हो जाती है। और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इस सेल का दिया गया है तो इस सेल में जो सेल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ई सेल, सीधे सीधे फॉर्मूला पे आते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू दी गई है 2.71 माइनस क्या होगा 0.0591 अपॉन 2। इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर n मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग m और n की उस पर चलते हैं कंसंट्रेशन पे। तो ये दी गई है 0.001 अपॉन 0.0001, ये वैल्यू दी गई। 2.71 इसका 2 से डिवाइड करते हैं 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 लॉग, ये हो जाएगा क्या 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4, ये ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर 1 बचेगी। 2.71 माइनस 0.02955 लॉग 10 की पावर 1, इतना बन जाएगा। तो 10 की पावर 1 2.71 माइनस 0.02955 इंटू 1 लॉग 10 हो जाएगा 2.71 माइनस 0.02955 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब अगर हम इसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा 2.7 माइनस 0.02955, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचेगा क्या 2.68 वोल्ट।
वैसे अगर हम माइनस करें तो 680450 तो इसको हम इतना सारा छोड़ देते हैं, 2.68 वोल्ट ले लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि ये 2.71 कहाँ से आया, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, इसमें ई नॉट कैथोड जो दिया गया है वो है 0.34 माइनस 2.37 एनोड की वैल्यू दी गई है। तो 0.34 माइनस प्लस हो जाएगा 2.37, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 2.71 वोल्ट, ये हो जाए, और यही वैल्यू हमने यहां पर पुट अप कर दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फोर्थ का ए। फोर्थ की बी की बात करें तो फोर्थ का जो बी है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। फोर्थ का सी हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। फोर्थ के सी की बात करते हैं तो फोर्थ के सी में कहा जा रहा है कि लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देना है। एक मिनट में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एथिलेमिन, गिव इक्वेशन फॉर रिलेटेड रिलेशंस, आल्सो हाउ इज एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथिलेमिन। तो पहले हम लेबोरेटरी मेथड ऑफ लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एथिलेमिन हमको बनाना है लेबोरेटरी में, तो क्या लिखेंगे, इन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नहीं ऐसा ना करो, इन लेबोरेटरी एथिलेमिन is obtained from Huffman bromamide reaction. Huffman bromamide reaction, यानी लेबोरेटरी में एथिलेमिन को ऑब्टेन किया जाता है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के द्वारा। तो व्हेन प्रोपियोनेमाइड, क्या लिखते हैं, व्हेन प्रोपियोनेमाइड react with bromine and KOH, यानी जब प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट किया जाता है तो टू फॉर्म एथिलेमिन, तो C2H5CONH2 ये प्रोपियोनेमाइड है, इसको Br2 प्लस KOH के साथ हीट करना है, तो ये बन जाएगा क्या, C2H5NH2 प्लस 2K Br निकलेगा और प्लस K2CO3 निकलेगा प्लस H2O। तो यहां पर K के 4 हो जाते हैं, तो यहां पर 4 कर देते हैं, ये हमारी हो जाती है क्या, लैब प्रोसेस। लेबोरेटरी मेथड से एथिलेमिन बनाना, ये हमारा एथिलेमिन हो जाता है।
इसी में जोड़ दिया है कि एस्टिक एसिड फ्रॉम एथिलेमीन, एस्टिक एसिड को फ्रॉम एथिलेमीन, तो क्या होगा C2H5NH2, एथिलेमीन है। इसे रिएक्ट कराते हैं NaNO3 के साथ, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH बन जाता है। C2H5OH का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा CH3COOH, नहीं सॉरी एसेटल्डिहाइड बनेगा, और देन ऑक्सीडाइज होकर के तब एस्टिक एसिड ऑब्टेन करेगा, ये बन जाएगा। फोर्थ के डी की बात करना है, ये फोर्थ का सी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग फोर्थ के डी पर चलने वाले हैं, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं। फोर्थ के डी की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी। फोर्थ के डी में कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या बात करते हैं, CHO CHOH OH CH HCOH HCOH और HCHOH CH2H, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है ना। और अगर हम एल्डिहाइड देखें तो एल्डिहाइड यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस होती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसी के बाद में इन्होंने क्या जोड़ दिया है इसी क्वेश्चंस में, कह दिया गिव केमिकल इक्वेशन आल्सो। अच्छा, हाउ डज ग्लूकोज रिएक्ट विद टॉलेंट रीजेंट्स, ग्लूकोज को अगर हम टॉलेंट रीजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन विद टॉलेंस रीजेंट, CHO CH2 नहीं सॉरी CHOH का होल 4 CH2OH प्लस Ag2O, ये टॉलेंस रीजेंट है, रिएक्ट कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CHOH का होल 4 CH2, इसको नेम दिया गया है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, प्लस 2Ag का ब्लैक PPT बनता है, रजत दर्पण बोलते हैं हिंदी में, वैसे ब्लैक PPT में सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ का DB कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है 5th क्वेश्चंस की, तो आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th के ए की बात करते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 5th पर चल रहे हैं, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, ठीक है ना, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और भैया हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का हमें भी थोड़ा सा फल मिल जाए। लाइक करते हैं, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें, प्लीज
कमेंट्स करते वक्त आपका नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डाल दें, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि आप हमारे बच्चे कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में पढ़ाया जा रहा है और पूरा पूरा अनसॉल्व पढ़ाया जा रहा है। पूरे यूट्यूब पर कहीं ऐसा अनसॉल्व नहीं मिलेगा, मैं आपसे दावा करता हूं। लेकिन फिर भी अगर मेहनत का नतीजा नहीं मिले तो डिमोशन होता है। और अगर आप हमें थोड़ा सा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के एक की ओर। कहा गया है कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है ना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल बहुत ही सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन लेकर आते हैं, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन लेकर आते हैं। आप चाहें तो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 95 या 90 to 95 चाहिए या इससे अबव चाहिए तो आपको अनसॉल्व प्रिपरेशन करना ही होगा। ठीक है ना? अनसॉल्व प्रिपरेशन आपको करना ही होगा। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का अगर स्मॉल अमाउंट हम लोग डिसॉल्व करते हैं, कहां पर? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड to a pure solvent, and increase in its boiling points. अगर हम when a small amount, जब हम small amount of non volatile solute का small amount is added to a pure solvent में ऐड करते हैं तो an increase in its boiling point is called elevation in boiling point. क्या कहेंगे? elevation in boiling points. ठीक है ना? elevation in boiling points. Suppose let the boiling points of solvent is capital T and boiling point of solution is Ts, then elevation of boiling point delta TB से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल टीएस माइनस टी। ये हमारा फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया गया है कि कहा गया एक्सप्लेन 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसोसिएटेड इन 100 ग्राम। तो इसी में हम स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 ग्राम दिया गया है और सॉल्वेंट का कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 ग्राम दिया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी दिया गया है 100 पॉइंट इंटू 34 माइनस 100 करेंगे क्योंकि 100 जो होता है वो सॉरी 100 तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता ही है। इंक्रीज कितना हुआ? 0.34 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। कैलकुलेट केवी, केवी हमको फाइंड करना है। तो
हमारा फार्मूला जो होता है वो m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। इसी को हम पक्षांतर करते हैं, के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू 180, डेल्टा टी बी पॉइंट का 34 हो जाएगा, कैपिटल W आपका 100 ग्राम दिया गया है, 1000 इंटू स्मॉल w आपका 12 ग्राम है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इंक्रीज करने पड़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 का डिवाइड 34 में करेंगे तो 1 और 7 आ जाएगा, 7 3 जा 51 अपॉन 100 इक्वल टू पॉइंट के 51 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का आधा पार्ट, हाफ पार्ट। इस प्रकार फिफ्थ के ई को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें फिफ्थ के बी की ओर बढ़ने की तैयारी है, तो हम लोग फिफ्थ के बी की ओर चलने वाले हैं। फिफ्थ बी के लिए हम लोगों के पास जगह नहीं है, तो हम बोर्ड को साफ कर देंगे। फिफ्थ के बी क्या जा रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं, और दूसरा कॉलम होगा रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट it is the ratio of rate constant, it is the ratio of rate constant of the forward and backward reaction of the forward and backward reaction. It is the ratio of rate constant and of the forward and backward reactions. इधर होगा it is equal to the rate of reaction, equal to the rate of reaction. It is equal to the rate of reaction when concentration of reactant is unity. When concentration of reactant is unity. Reactant is unity. नंबर 2 की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि ये जो है रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो के इक्वल होता है, और जब कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की यूनिट हो जाती है, 1 हो जाती है, तो रेट कांस्टेंट ऑब्टेन होता है। इट्स वैल्यू कहाँ है, its value increases in
endothermic reaction and decreases in exothermic reaction. इसकी वैल्यू इंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज होती है, और इट्स वैल्यू increases its value increases with increase its value increases with increase its value increases with increase temperature. नंबर 3 पे आते हैं. its value has no effect in presence of कैटलिस्ट. इसकी वैल्यू पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. और नंबर 3, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. नंबर 4, इट कैन बी नोन ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इसे केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फाइंड किया जाता है, और इसके लिए हो जाएगा इट कैन बी नोन एनी रिएक्शन. इसका यूज किसी भी रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है. इसी में कह रहा है कि इन 50 सेकेंड्स फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन 50 सेकेंड द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. इसी में जोड़ा गया है तो हम लोग इसी में सॉल्व कर लेंगे. यहां से टी हाफ इज इक्वल टू दिया गया है 50 सेकेंड. टी हाफ इज इक्वल टू है 50 सेकेंड्स, ठीक है ना. और रेट कांस्टेंट के अब से पूछा जा रहा है. के इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन 50. अब इसका डिवाइड आप लोग कर लेंगे, बहुत छोटा सा डिवाइड है इसलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना. बहुत सिंपल सी बात है इसलिए आपके लिए हम छोड़ देते हैं. हम लोग चलते हैं 5th के सी की ओर, तो इसको तो साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं 5th के सी की ओर. फिफ्थ का जो सी है वो ये क्या कहता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक इन ट्रांजिशन मेटल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स. फिफ्थ का सी ट्रांजिशन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं पहला के ऑल ट्रांजिशन मेटल्स. नंबर 1, ऑल transition metals. All transition metals have typical metallic structure, have typical metallic structure.
typical metallic structure and show metallic properties and show metallic properties except मरकरी, क्योंकि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बट ऑल मेटल्स आर सॉलिड स्टेट्स. Their atomic radii are in their atomic radii are in, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनकी एटॉमिक रेडियाई एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है. नंबर 3 है, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी. दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. नंबर 4 है, द फर्स्ट ionization energy, the first ionization energy are higher than those of are higher than those of are higher than those of S block element, S block elements and less than those of P block elements. इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा ज्यादा होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से कम होती है. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं Number 6, they show variable oxidation state. They show variable oxidation state. इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है. ठीक है ना. इसी में एक चीज जोड़ा गया है क्वेश्चन, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं. 6 पॉइंट काफी हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं. Why are they called transition metals? तो इनके जो करेक्टर्स होते हैं, इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये ट्रांजिशन कर जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. दूसरा कारण बता दें कि इनकी आउटर टू मोस्ट सेल्स, देयर आउटर टू cells are incomplete
so called transition elements, so called transition elements। तो ये फिफ्थ का सी हमारा हो गया। अब हम लोग फिफ्थ के डी की ओर चलते हैं। चलिए फिफ्थ के डी के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है तो क्या इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the number of coordinate bonds, number of coordinate bonds, it is defined as the number of coordinate bonds formed with the central metal, formed with the central metal, formed with the central metal atom ऑब्लिक आयंस, एटम हो, सेंट्रल मेटल एटम हो या फिर आयंस हो, बाय द लिगेंड्स, बाय द लिगेंड्स। यानी लिगेंड्स के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो कहलाता है क्या। फॉर एग्जांपल में लेते हैं K4FeCN6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो FeCN ये यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 क्या है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 6 है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 6 हो जाएगी। जितने कोवैलेंट बॉन्ड लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, उनकी संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। दूसरा इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी का सेकेंड पार्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है, क्या करते हैं हम इतने में ही कर देते हैं, ये ऊपर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, आर पैरामैग्नेटिक क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक। व्हाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है व्हाइल तो आर पैरामैग्नेट, इसको यहीं पे बंद करो, लंबा करने की जरूरत नहीं। कौन सा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच हैव की बात करते हैं तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें इसका, मैग्नेटिक
मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका आएगा म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 bm बोर मैग्नेट्रॉन। इससे हम इसका वो निकाल सकते हैं क्या, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिफ्थ का डी भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो इसके लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए, क्योंकि लॉन्ग आंसर है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, और 6 के ए का और जो है वो भी आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। 6 के बी पर चलते हैं। 6 के बी पर राइट द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड गिविंग केमिकल इक्वेशन। एल्काइल हैलाइड्स के साथ ईथर को ऑब्टेन करना है। एल्काइल हैलाइड को से ईथर ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करना क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, तो लिखेंगे क्या, हेडिंग डाल दो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और लिखते क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, व्हेन एल्काइल हैलाइड react with sodium or potassium alkoxide, sodium और potassium alkoxide to obtain to form ether. This reaction is known as Williamson synthesis. When alkyl halide react with the sodium or potassium alkoxide to form ether, this reaction is known as विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, या विलियमसन सिंथेसिस द्वारा हम एल्काइल हैलाइड से ईथर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड RX प्लस रिएक्ट कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, ठीक है ना, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट कराएंगे, इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा, बचेगा क्या, ROR, यानी कि ये हमारा ईथर है, प्लस NaX की बात करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने ले लिया C2H5Cl प्लस NaO C2H5, तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्लस NaCl। इसी में और जोड़ा गया है कि इसी क्वेश्चन में राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखनी है। तो क्या होती है फ्रीडल क्रॉफ्ट इक्वेशन, तो फ्रीडल क्रॉफ्ट इक्वेशन का मतलब हुआ कि व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, है ना, व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन react with alkyl halide
एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म एल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लस HX। ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। When aromatic compounds react with alkyl halide in the presence of aluminum chloride to obtain aromatic alkyl halide alkyl compound। इसी में नाइट्रेशन जोड़ा गया है। कह रहा नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, क्वेश्चन भी अजीब तरीके से पूछा गया। तो नाइट्रेशन जो होता है, जैसे कि हम फिनॉल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फिनॉल OH, क्या लिया हमने, फिनॉल लिया। अब फिनॉल को हम रिएक्ट करा रहे हैं 3HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ये नाइट्रेशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, OH NO2 NO2 TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाती है प्लस 3H2O। चूंकि हमें लैंग्वेज लिखना नहीं था, और लैंग्वेज अगर लिखना हो तो लिखेंगे क्या, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद concentrate HNO3 in the presence of concentrate H2SO4 to obtain trinitrophenol and waters। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 6 के बी के और पर चलेंगे, 6 के बी के और पर चलते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बी का और, 6 के बी का और, हाउ विल यू ऑब्टेन, कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन। नंबर 1, ईथर फ्रॉम एथाइल एल्कोहल, ईथर फ्रॉम एथाइल एल्कोहल। तो C2H5OH प्लस HO C2H5 कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होगी। ये बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2। ठीक है, इसी को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, 2C2H5OH, एरो मार के ऊपर Al2O3, कैटलिस्ट चेंज हुआ, Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है और बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है कि बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन लेना है। तो फिनॉल का फॉर्मूला ये होता है, और इसको अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करा देंगे तो फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड अलाइव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे कह रहा है ईथर नहीं, एथीन फ्रॉम एथेनॉल, एथीन फ्रॉम एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, या इसको अलग से लिख देते हैं CH3CH2OH। इसको हम रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन के साथ, हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और एथिलीन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसा नहीं कराएंगे, ये मिस्टेक्स हो रही है। इसको हीट करते हैं,
कंसंट्रेट डिहाइड्रेशन होगा H2SO4 की प्रेजेंस में, वो भी 443 डिग्री केल्विन, 443 केल्विन, तब ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथीन प्राप्त हो जाएगा। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल नंबर 4, फिनॉल से हमें पिक्रिक एसिड ऑब्टेन करना है, OH प्लस 3HNO3 गिव्स आउट कंसंट्रेट H2SO4 और ऑब्टेन हो जाएगा क्या, OH NO2 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 प्लस 3H2O पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नंबर 5 पर पांचवी रिएक्शन है एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 CHOH, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसे एसीटोन ऑब्टेन करना है, सेकेंडरी एल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एसीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CO प्लस H2O, ये हमें एसीटोन ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके से 6 के बी का और भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग चलते हैं 7 के ए पर, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, अब हम लोग साफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 ए, राइट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन along with chemical reaction। तो 7 का ये कह रहा था क्वेश्चन हमारा कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन along with chemical equation for halogenation, nitration and sulfonation of कार्बोक्लोरोबेंजीन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोएरीन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग। हेलोएरीन्स जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं, सच एज हेलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में। इन दीज रिएक्शंस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस, इन रिएक्शंस में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो रिप्लेस कर देता है वीकर इलेक्ट्रोफाइल्स को। द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हेलोएरीन्स अकर स्लोली एंड मोर ड्रास्टिक कंडीशन, माने एक स्पेशल कंडीशन पर ही ऑब्टेन होती हैं। रिएक्ट कैसे करता है देखिएगा, क्योंकि तो इसमें ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्ट करता है। एक्स हेलोएल्केन होता है, इसका एक रिएक्शन आपको पता है, हेलोजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हेलोजन के 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ, एक मिनट इसको इस तरह दिखा के पाई बॉन्ड के साथ दिखाते हैं, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां से आकर के आर्थो पर अटैक करता है और डबल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड से रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से ना होकर के डबल से आ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सीधा ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। फिर ये यहां से अटैक करता है और यहां से होते हुए कहां पे चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। सॉरी एक्स, ये पॉजिटिव पर ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड दिखाएगा यहां पर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर जाता है। देन ये यहां से मूव करता हुआ फिर से आर्थो पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा।
और फिर से ये वहीं पर पहुंच जाता है, ये डबलिंग देता है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है, इसलिए इसमें ऐसी रिएक्शन को दिखाता है। इसी में जोड़ दिया है कि रिएक्शन देना है, हैलोजिनेशन कराना है, नाइट्रेशन कराना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर हो जाएगा नंबर 1 हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, Cl। ये क्लोरोबेंजीन होगा, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऑप्टेन होगा। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऑप्टेन होता है। तो इसका ये हो जाता है क्या, हैलोजिनेशन। इसी में अब हमको कराना है नाइट्रेशन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या लेना होगा भैया, HNO3 लेना होगा। और कैस्टलिस्ट में क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 लेना होगा। यहां पर NO2 जुड़ जाएगा और यहां पर NO2। ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये नाइट्रेशन हो जाएगा। इसी के साथ हमें अब दिखाना है, इसी में सल्फोनेशन को प्रेजेंट करना है। तो SULPHO सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन जो कराएंगे वो H2SO4 के साथ होता है। तो यहां पर जुड़ेगा SO3H और SO3H। आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से एक लॉन्ग आंसर यानी 7 का ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसको साफ करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे, कहां पर पहुंच जाएंगे, 7 के एक और what happens when क्या होता है जब, नंबर 1 एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड NaC2H5। इतना भाग निकल जाएगा, बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr, डाई एथिल ईथर ऑब्टेन हो जाता है, डाई एथिल ईथर ऑब्टेन होता है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा। ये नाइट्रेशन है, अभी हम लोगों ने इससे पहले रिएक्शन की है इसकी। थर्ड पॉइंट है क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure. क्लोरोबेंजीन Cl एक्वस
सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है और टेम्परेचर लिया गया है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया गया। तो इसमें फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा? फिनॉल OH और प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 हो गए। नंबर 4, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अभी हम लोगों ने की थी नंबर 4। बढ़िया एक सेट रहा। उसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लिया गया। रिएक्ट विद H2SO4 आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ऑब्टेन हो जाएगा। और 5वां है एथिल क्लोराइड इज हीटेड विद एक्वस KOH। एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl इज हीटेड विद एक्वस KOH। के साथ हीट करेंगे तो ये एल्कोहल ऑब्टेन करेगा। C2H5OH प्लस KCl बाहर हो जाएगा। 7 के A का और फिनिश हुआ। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवन का B, write 2 method for preparation of aldehydes। एल्डिहाइड बनाने की 2 प्रिपरेशन मेथड आपको देना है। Write 2 method for preparation of aldehyde giving chemical equation and also write its chemical reaction with टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के B, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन मेथड। नंबर 1, फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवा दें, जैसे कि RCH2OH, ऑक्सीडेशन करवा दिया हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तो हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पर हमने ले लिया CH3CH2OH, यहां पर ऑक्सीडेशन सेम कंडीशन होगी और बन जाएगा CH3CHO एसिटिल्डिहाइड प्लस H2। सेकेंड मेथड, दूसरी मेथड लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट
कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहां पर HCOO का होल ट्वाइस सी, क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो ये बन जाएगा HCHO प्लस CaCO3। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2HCHO हो जाएगा, नहीं HCHO ही रहेगा। ये बन जाता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है एल्डिहाइड बनाने की जनरल प्रिपरेशन मेथड लगी। यहीं पर अगर हम कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट, इन दोनों के इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवा देते हैं, तो ये बनेगा CH3CHO 2 हो जाएगा प्लस 2CaCO3 ऑप्टेन हो जाएगा। तो ये रही हमारी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड बनाने की दो विधियां। इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ दिया गया है कि इसकी केमिकल रिएक्शन भी करवानी है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो हम लिखते हैं क्या, रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। तो एक कॉमन रिएक्शन RCHO प्लस Ag2 ये बना देगा RCOOH प्लस 2Ag, ब्लैक PPT ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO प्लस Ag2 बन जाएगा CH3COOH प्लस 2Ag, ये बनेगा। और इसी का सेकेंड पार्ट होगा रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो RCHO प्लस 2CuO बनेगा RCOOH प्लस Cu2O का रेड PPT मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो CH3CHO प्लस 2CuO gives out CH3COOH प्लस Cu2O रेड PPT। तो इस प्रकार से भैया 7 के बी को भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कहां पर अपने 7 के बी का और करेंगे और हमारा सेट फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और बराबर आपका सॉल्यूशन देकर दे रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको घर बैठे फ्री में आपको वीडियो देख करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने से आपके लिए क्या होता है, ये पता चलता है कि क्वेश्चंस हमारे किस लेवल से बनेंगे और किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अभी हमारी 2022 की सीरीज चल रही है, फिर 23 की और फिर 24 की। 3 सालों की सीरीज में हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, जिससे 90 और 95 मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट वही है क्या कि चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी मेहनत को देखते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करते वक्त अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर लिखें, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर लिखें, जिससे कि आप तक ये वीडियो बड़ी आसानी से पहुंच सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं भी जान सकूं कि हमारे बच्चे हमसे कहां तक जुड़े हुए हैं। साफ करते हैं और हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें कि लास्ट क्वेश्चन हमारा कैसे और कब खत्म हो रहा है, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा
सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का और एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैनिजारो रिएक्शन। 7 का और फर्स्ट कैनिजारो रिएक्शन हमसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमसे जो पूछेगा हम लोग वही बात करेंगे और वही आंसर देंगे, क्योंकि हम लोग इकट्ठे भी यहां पर इसीलिए हुए हैं, है ना, ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकें। दोज एल्डिहाइड which does not have alpha hydrogen atom. Those aldehyde which does not have alpha hydrogen atom gives disproportionation reaction with concentrate NaOH or KOH to give salt of carboxylic acid and alcohols. Those aldehyde which does not have alpha hydrogen atom gives disproportionation reaction with concentrate NaOH or KOH to give salt of carboxylic acid and alcohols. This reaction is known as Cannizzaro reaction. एग्जाम्पल लेते हैं। 2HCHO प्लस NaOH, ये बन जाएगा CH3OH प्लस HCOO Na। यहीं पर अगर हम ले ले 2C6H5CHO बेंजील्डिहाइड, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाएगा C6H5COO Na प्लस C6H5CH2OH, ये बन जाएगा। CH2OH। इसी का सेकेंड पार्ट, तो ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन हो जाता है। सेकेंड पार्ट में पूछा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पूछा गया है। If two different aldehyde and ketones, if two different
एल्डिहाइड and ketones. If two different aldehyde and ketones taken, then number of aldol product formed. Aldol product formed. CH3 एक सेकेंड, इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं, CH प्लस H CH2 COO CH3। एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों एक जैसे होते तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल्स एसीटोन है, कीटोन है। दोनों को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3 COH CHOH CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बन जाता है। तो भैया इसी के साथ पेपर सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले सेट पर, सेट नंबर 5 पर बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। कमेंट लिखते समय अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। कोई क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको नहीं मालूम, तो हमारे दिए गए पीछे के सेटों में नंबरों में से किसी एक नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।